1848 की क्रांतियों के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद की दिशा बदल गई। अब राष्ट्र लोकतांत्रिक विद्रोहों से नहीं बल्कि राज्य, सेना और कूटनीति से बनने लगा। मतलब अब राष्ट्र निर्माण जनता नहीं बल्कि शासकों ने किया। हाँ, खासकर जर्मनी और इटली में। और यही इस पूरे दौर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जर्मनी में क्या हुआ? जर्मनी का एकीकरण प्रशा ने किया। प्रशा के प्रधानमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क इसके आर्किटेक्ट थे। उनकी नीति थी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, यानी भाषण नहीं, शक्ति और युद्ध से एकीकरण। डेनमार्क से युद्ध, ऑस्ट्रिया से युद्ध, फ्रांस से युद्ध। की टर्निंग पॉइंट 1870 में बैटल ऑफ सेडान। फ्रांस की हार, जर्मन एकीकरण का रास्ता साफ। जर्मन साम्राज्य का जन्म 1871। जनवरी 1871 में वर्साई के हॉल ऑफ मिरर्स में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। तो जर्मनी लोकतंत्र से नहीं सेना से बना? बिल्कुल, राष्ट्र निर्माण लोकतंत्र से नहीं सेना से होगा। ये जर्मनी का मॉडल है। इटली विचार, कूटनीति और जनता। इटली की कहानी अलग थी। हाँ, 19वीं सदी में इटली 7 राज्यों में बटा था। उत्तर ऑस्ट्रिया, मध्य पोप, दक्षिण स्पेन के बोर्बन शासक। केवल सार्डिनिया पीडमॉन्ट में इटालियन शासन। 1831 और 1848 के विद्रोह असफल रहे, लेकिन युवाओं में राष्ट्रवाद की आग जगा दी। काउंट कैवूर, कूटनीति का दिमाग। सार्डिनिया पीडमॉन्ट का प्रधानमंत्री। फ्रांस से गठबंधन। 1859 में ऑस्ट्रिया को हराया। इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू बोर्ड एग्जाम। कैवूर क्रांतिकारी नहीं बल्कि डिप्लोमैट था। गैरिबाल्डी, जनता की तलवार। रेड शर्ट स्वयंसेवक सेना। 2 सिसिलीज में प्रवेश, किसानों का समर्थन, स्थानीय शासकों को हटाया। कई किसान इटालिया का मतलब भी नहीं जानते थे, उसे राजा की पत्नी ला टालिया समझते थे। इटली राष्ट्र का जन्म 1861। विक्टर इमैनुअल द्वितीय को राजा घोषित किया गया। शासन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। लेटर एडिशंस 1870 में रोम भी इटली में शामिल। ब्रिटेन में भी युद्ध हुआ? नहीं, ब्रिटेन में राष्ट्र निर्माण एक लंबी राजनीतिक प्रक्रिया थी। 1688 में ब्लडलेस रेवोल्यूशन। संसद ने राजा की शक्ति सीमित की। राष्ट्र निर्माण की नींव 1707 एक्ट ऑफ यूनियन। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिलकर यूनाइटेड किंगडम। अंग्रेजी वर्चस्व स्थापित। कल्चरल सप्रेशन। गेलिक भाषा दबाई गई, स्कॉटिश पहचान कमजोर की गई। 1801 में आयरलैंड का विलय। धार्मिक संघर्ष, कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट। 1798 में वुल्फ टोन का विद्रोह असफल। 1801 में आयरलैंड शामिल। ब्रिटिश राष्ट्र की पहचान, यूनियन जैक, नेशनल एंथम, गॉड सेव अ नोबल किंग। लेकिन आयरिश और स्कॉटिश पहचान दबा दी गई। सर, अब तक हम पढ़ते आए कि राष्ट्रवाद जनता और क्रांति से जुड़ा था, लेकिन 1848 के बाद अचानक सब बदल क्यों गया? बहुत अच्छा सवाल है। 1848 की क्रांतियां उम्मीद लेकर आई थीं, लेकिन जब वे असफल हुईं तो राष्ट्रवाद की दिशा ही बदल गई। पहले ये लोगों की आवाज था, लोकतंत्र की मांग था, लेकिन इसके बाद राष्ट्र बनाने का काम धीरे धीरे राजाओं, सेनाओं और कूटनीतिक नेताओं के हाथ में चला गया। अब शक्ति, प्रशासन और युद्ध ये राष्ट्र निर्माण के मुख्य साधन बन गए। मतलब अब जनता पीछे और सरकार आगे? हाँ, और यही बदलाव जर्मनी और इटली के एकीकरण में साफ दिखाई देता है। उदारवादी और क्रांतिकारी पीछे हट गए और राजशाहियों ने राष्ट्रवाद को अपने हित में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। राष्ट्र बनाने का रास्ता अब लोकतांत्रिक आंदोलनों से हटकर शक्ति राजनीति पर आ गया। तो जर्मनी में शुरुआत कैसे हुई? 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ने जर्मनी को एक राष्ट्र बनाने की कोशिश की। उन्होंने संविधान बनाने और राजा की शक्ति सीमित करने की बात रखी, लेकिन राजा ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। सेना ने विद्रोह दबा दिया और प्रशा के बड़े जमींदारों ने भी राजशाही का साथ दिया। इस तरह लोकतांत्रिक प्रयास असफल हो गया और जर्मनी के एकीकरण की जिम्मेदारी प्रशा के हाथ में चली गई। और यहीं से बिस्मार्क सामने आए? बिल्कुल। ऑटो वॉन बिस्मार्क प्रशा का प्रधानमंत्री था। उसका मानना था कि राष्ट्र भाषणों से नहीं बल्कि लोहा और रक्त से बनते हैं। उसकी राजनीति व्यावहारिक थी, आदर्शों से ज्यादा शक्ति पर आधारित। उसने सेना, प्रशासन और कूटनीति तीनों का इस्तेमाल किया। तो क्या जर्मनी सिर्फ युद्ध से बना? युद्ध एक बड़ा साधन था, लेकिन अकेला कारण नहीं। 1864 से 1870 के बीच 3 बड़े युद्ध हुए, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ। हर जीत के साथ जर्मन राज्य एक एक कर जुड़ते चले गए।
फ्रांस के खिलाफ सेडोन का युद्ध निर्णायक साबित हुआ और जर्मनी के एकीकरण का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया। और फिर जर्मनी एक राष्ट्र बन गया। 1871 में वर्साय के हॉल ऑफ मिरर्स में काइजर विलियम पहले को जर्मन सम्राट घोषित किया गया। ये सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि पूरे यूरोप में शक्ति संतुलन बदलने का संकेत था। इसके बाद जर्मनी ने तेजी से आधुनिक विकास शुरू किया। एक समान मुद्रा, बैंकिंग, कानून, रेलवे और उद्योग, पूरा ढांचा प्रशा के मॉडल पर आधारित था। और इटली की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। इटली की स्थिति अलग थी। वो कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। उत्तर ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में, मध्य पोप के अधीन और दक्षिण में बर्बन राजा शासन कर रहे थे। यहाँ तक कि भाषा भी एक जैसी नहीं थी। फिर लोगों को एक साथ लाने का काम किसने किया? सबसे पहले ज्यूसेप्पे माज़िनी ने। उसने यंग इटली संगठन बनाया और युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना जगाई। उसका सपना था कि इटली एक गणराज्य बने। उसके आंदोलन असफल रहे, लेकिन विचारधारा उसी ने दी। फिर असली एकीकरण कैसे हुआ? काउंट केवोर ने कूटनीति का रास्ता अपनाया। वो सार्डिनिया पीडमोंट का प्रधानमंत्री था। उसने फ्रांस से संधि की और ऑस्ट्रिया को हराया। इसके बाद जूसेप्पे गारिबाल्डी सामने आए। उन्होंने रेड शर्ट्स नाम की सेना के साथ दक्षिण इटली जीता और जीते हुए क्षेत्रों को विक्टर इमैनुअल द्वितीय को सौंप दिया। इस तरह उत्तर और दक्षिण एक साथ आए और 1861 में इटली एक राष्ट्र बन गया। बाद में वेनिस और रोम भी इसमें शामिल हो गए। और ब्रिटेन की कहानी बिल्कुल अलग थी। हाँ, ब्रिटेन में राष्ट्र निर्माण अचानक किसी क्रांति से नहीं हुआ। ये एक लंबी राजनीतिक प्रक्रिया थी। लोग पहले खुद को इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट या आयरिश मानते थे, ब्रिटिश नहीं। धीरे धीरे संसद, कानून और राजनीतिक समझौतों के माध्यम से एक साझा राष्ट्र बना। स्कॉटलैंड और आयरलैंड इसमें कैसे जुड़े? 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम बनाया गया। इस प्रक्रिया में स्कॉटिश संस्कृति और गेलिक भाषा पर दबाव डाला गया। बाद में 1801 में आयरलैंड को भी इसमें शामिल किया गया, हालांकि वहां धार्मिक और राजनीतिक विरोध बना रहा। फिर एक साझा पहचान कैसे बनी? धीरे धीरे एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार हुआ, यूनियन जैक, राष्ट्रीय गान और अंग्रेजी भाषा के माध्यम से। लेकिन इसके साथ साथ आयरिश और स्कॉटिश पहचान कमजोर होती चली गई। ये राष्ट्र निर्माण का एक अलग मॉडल था, जिसमें राजनीति और सत्ता का प्रभाव ज्यादा था। अब समझ आ रहा है, हर देश का राष्ट्र निर्माण अलग रास्ते से हुआ। बिल्कुल, कहीं सेना और युद्ध से, कहीं विचार और जन आंदोलन से, और कहीं संसदीय प्रक्रिया और समझौतों से। यही इतिहास की सबसे बड़ी सच्चाई है। राष्ट्र एक दिन में नहीं बनते, वे समय, संघर्ष और बदलावों की लंबी प्रक्रिया से बनते हैं।